नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स 1983। These rules may be called the Central Government Accounts Receipt and Payments Rules 1983। ये रूल 1 जून 1983 में 1 जून 1983 से लागू हुए हैं और ये किस किस पर लागू हैं। They shall apply to all transactions other than payment of pensionary benefits pertains to the central governments and union territory of Delhi and Andaman and Nicobar। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिसों में जो भी पेमेंट और रिसीप्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सारी ट्रांजैक्शनों पर ये लागू होते हैं। केवल पेंशन के जो ट्रांजैक्शंस हैं, पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, उनको छोड़ करके। क्यों छोड़ दिया उनको? क्योंकि उनके लिए गवर्नमेंट ट्रेजरी रूल लागू होते हैं। ठीक है, रूल 6 पे आते हैं सीधे। पेमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट अकाउंट बाय ऑफिसर्स ऑथराइज्ड टू रिसीव देम। रूल 7 फैसिलिटी फॉर पब्लिक टू क्रेडिट government dues direct into the aggregated bank of a ministry department and certain tax receipt in other national bank also। ये दोनों जो रूल हैं, इसमें जैसा कि आपने इनके जो नाम से ही आपको पता चल गया कि छठवां जो रूल है वो रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में है और 7वां जो रूल है वो गवर्नमेंट ड्यूज जो कि पब्लिक के द्वारा एग्रीगेट बैंक में जो जमा करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, उनके बारे में। ठीक है, तो इसका इन दोनों रूल्स का हमारे जो ऑफिस वर्क में उतना ज़्यादा उपयोग में नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल छोटा सा लेके आया हूँ यहाँ पे। और अब आगे डिटेल में जो जो हमारे लिए ऑफिस वर्क में ज़रूरी है उनको हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे, और जो हमारे लिए ऑफिस वर्क के लिए प्रैक्टिकल वर्क में उतने लागू नहीं हैं उनको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 30 से 40 मिनट में हम पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स बुक्स के जो सारे रूल हैं वो कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, 8वां रूल है डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सेट्रा बाय द रिसीविंग ब्रांच ऑफ द बैंक इनटू रिजर्व बैंक। 9वां रूल है बार अगेंस्ट मनी विथड्रॉन फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट बीइंग डिपॉजिटेड in a bank other than the accredited bank। A government officer may not accept the special permission of the government deposit money withdrawn from the government account under the provision of Rule 11 in a bank account other than that with the accredited bank। देखिए, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट हैं उनको हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री को नेशनलाइज बैंक अलॉट की हुई है, उनको एग्रीगेटेड बैंक बोलते हैं। जैसे ज़्यादातर डिपार्टमेंट को SBI दी हुई है, कईयों को PN पंजाब नेशनल बैंक है, किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा है, किसी को है। तो आपका जहाँ पर एग्रीगेटेड बैंक में खाता है वहीं पर ही आप पैसे को जमा कराएंगे, किसी दूसरे ब्रांच में, दूसरे ऑफिस बैंक में वो आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें ये एक पाबंदी लगाई हुई है या एक नियम है कि आप एग्रीगेटेड बैंक में ही अपना जो है गवर्नमेंट जो मनी है वो जमा कराई जाएगी। रूल 11 विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट।
money may not be withdrawn from the government account other than against check issued by accounts officer or check drawing and disbursing officer. But he should not draw a check for withdrawal of money for any purpose unless the claim for withdrawal compile with the provision contained in this rule. रूल 11 कहता है कि आप जो भारत सरकार के खातों से पैसे निकालोगे वो किसी चेक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, ठीक है। चेक के अलावा अगर स्पेशल परमिशन आपको नहीं दी गई है भारत सरकार के द्वारा तो आप भारत सरकार के खातों से पैसे नहीं निकाल सकते। और ये पावर किसके पास होती है? पे एंड अकाउंट ऑफिसर और चेक ड्राइंग डीडीओ के पास ये पावर होती है। अगर कोई भी पेमेंट होगा, किसी भी चीज़ का पेमेंट होगा, उनके द्वारा ही किया जाएगा। और किन रूलों के तहत किया जाएगा? वो जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर है या चेक ड्राइंग CDDO है वो किन रूलों को ध्यान में रखेंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट्स के रूल जो इस बुक में लिखे हुए हैं उनके पालन करते हुए वो चेक जारी करेंगे। No withdrawal shall be permitted on a claim for the first of any series of payment of pay and allowances to a government servant other than a person newly appointed to government service prepared by a drawing and disbursing officer unless the claim is supported by a copy of the last pay certificate GAR 2। कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी एक ऑफिस से एक डीडीओ से दूसरे डीडीओ में ट्रांसफ़र होता है तो जब तक कि उसका लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट आप रिसीव नहीं कर लेते हैं उसकी सैलरी नहीं बनानी है। और केवल जो न्यूली ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी बनेगी बिना LPC के। बाकी कोई भी ऑफिसर आपके ऑफिस में न्यूली ज्वाइन करता है दूसरे ऑफिस से तो उसकी जब तक सैलरी नहीं बनानी है जब तक कि लास्ट जो डीडीओ है वो उसको लास्ट पे सर्टिफिकेट इशू ना कर दे। एन अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ check drawing DDO shall obtain sufficient information as to the nature of every payment he is making and shall not accept a claim which does not formally present that information unless there are a specific order of the government against disclosure of the nature on any individual claim or type of claim in the public interest। क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी जो चेक ड्राइंग डीडीओ है अकाउंट अफसर जो पेमेंट रिलीज करता है वो उसको तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो खुद उससे सेटिस्फाई नहीं हो जाता और उस ट्रांजैक्शन की बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन वो पता नहीं कर लेता, नेचर ऑफ पेमेंट पता नहीं कर लेता, किस लिए किया जा रहा है वो ना पता नहीं कर लेता और उसके जो सपोर्टिंग वाउचर्स हैं जब तक उसके पास नहीं होंगे वो कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर भारत सरकार ने ऐसा कोई ऑर्डर कर रखा है जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में कि आप किसी भी पेमेंट्स की जानकारी पब्लिक में नहीं दे सकते तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो AO DDO जो है CDDO जो है वो पेमेंट रिलीज कर सकते हैं बशर्ते कि उसका आपके पास कोई भारत सरकार की तरफ से लिखित आदेश होना चाहिए। अदरवाइज आप बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से जब तक कि पेमेंट करने वाले अकाउंट्स अफसर या CDDO खुद सारी इन्फॉर्मेशन से खुद संतुष्ट सेटिस्फैक्ट से ना हो जाए उनका कि हाँ ये पेमेंट जस्टिफाई है और पेमेंट अकॉर्डिंग टू रूल है तब तक पेमेंट नहीं करना है। Responsibility for money withdrawn. If money have been incorrectly withdrawn, should be recovered immediately by the DDO, AOs, accounts officer. A government officer supplied with the fund for expenditure shall be responsible for such fund until an account of them has been rendered to the satisfaction of the accounts officer concerned. He shall also be responsible for seeking the payments are made to persons entitled to receive them। देखिए जो रेस्पॉन्सिबल बंदे हैं कौन है रेस्पॉन्सिबल, खर्चा कौन करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिस, तो वो
उस अकाउंट्स के लिए, उस पेमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और उनका काम है कि कोई भी भारत सरकार के खाते से कोई भी पैसा जो है वो इनकरेक्टली विड्रॉ नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कोई गलती से हो जाता है तो AO DDO की ये जिम्मेदारी है कि उसको तुरंत रिकवर करे, ठीक है, और उसकी रिकवरी तुरंत की जानी चाहिए। और जो भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं जिनको कि एक्सपेंडिचर करने की पावर है, वो जिम्मेदार हैं उसके लिए, तो वो तब तक अकाउंट्स ऑफिसर के लिए प्रति जवाबदेही उनकी है जब तक कि अकाउंट्स जो है उनका पूरी तरह सबमिट नहीं हो जाता। और उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है AO DDOs की कि जो पैसा है, जो कंसर्न व्यक्ति जिसके पास उसको पहुंच जाना चाहिए, पैसा जिसको पेमेंट हो रहा है उस तक वो पैसा इंश्योर करें कि जिसको पैसा पेमेंट होना है उसको पेमेंट हो चुका है। प्रॉपर रिसीप्ट होनी चाहिए कागज़ों में कि हाँ, इससे जिसके ये पैसा दिया जा रहा है उसने वो प्राप्त कर लिया है। रूल 13 ये कहते हैं कि आपको कैश के साथ कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो रूल 13 जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, ये महत्वपूर्ण है। एवरी डे ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स हेड ऑफ ऑफिस शुड मेंटेन कैश बुक इन GR 3, ठीक है। कैश बुक मेंटेन करनी है हर एक DDO को और हेड ऑफ ऑफिस को। ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शुड बी एंटर्ड इन कैश बुक एज सुन एज दे ऑकर एंड अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस इन टोकन ऑफ चेक। एक्सेप्शंस है, अकाउंट पे क्रॉस चेक और बैंक ड्राफ्ट इन द पर्सनल नेम ऑफ ए रिसिपेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट और थर्ड पार्टी बाय ए पे एंड अकाउंट ऑफिसर और बाय ए चेक ड्राइंग DDO and routed through a departmental office merely for purpose of delivery to the recipient thereof need not to be entered by the latter office in its cash book. The delivery of such a check or draft to the concerned party may be recorded in the batch through a separate cross check and बैंक ड्राफ्ट ट्रांजिट रजिस्टर। देखो हर ऑफिस में ये क्रॉस चेक एंड बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसका काम क्या है कि इसमें जो PO से जो चेक आते हैं, है ना, वो किसके नाम पे, किसी पार्टी के या किसी को हैंड ओवर करने के लिए कोई चेक आते हैं, तो उन चेकों को कैश बुक में नहीं लेना है, केवल उन चेकों को इस रजिस्टर में एंट्री करना है और उस जिस पार्टी के नाम पर हैं उनको हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कि आपको अकाउंट पे चेक का क्या करना है, डिस्पोजल कैसे करना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। चेक इशू बाय द चेक ड्राइंग DDOs are required to be entered in a register of check issue in form GR 4. Therefore, only those checks drawn by him which are encaissable in his capacity as disbursing officer for arranging payments in cash need be entered in the cash book. जो चेक DDO इशू करता है उनको चेक इशू रजिस्टर में एंट्री करना है GR 4 में। केवल वही चेक जो DDO के पैसे इन कैश होंगे, जो कैश विड्रॉ किए जाएंगे, वो चेक ही कैश बुक में एंट्री होंगे। जिनसे बैंक से कैश लिया जाएगा वही जो है चेक्स जो हैं वो कैश बुक में एंट्री किए जाएंगे। Received in the form of local checks or demand draft to be crossed in favor of pay and account officer or endorsed in their favor as per note 2 and rule 18 accepted by non-check drawing DDOs need not to be entered in the cash book but should be entered in the register of valuables and remitted into aggregated bank duly supported by challan for क्रेडिट टू गवर्नमेंट अकाउंट। देखिए जो चेक या डिमांड ड्राफ्ट जो ऑफिस में बाहर से रिसीव होते हैं उनको
क्या करना है, उनको कैश बुक में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, नॉन चेक ड्राइंग डीडीओ। ठीक है, नॉन चेक ड्राइंग डीडीओ के द्वारा वो जो चेक इशू की रिसीव किए जाते हैं, डीडी रिसीव किए जाते हैं, उनको चेक बुक में लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको कहाँ लेना है, उनके लिए रजिस्टर ऑफ एक वैल्यूअल्स होता है, उसका फॉर्म कौन सा होता है, GAR-5। GAR-5 जो होता है वो ये वाला, ठीक है, GAR-5 एंड रिमिटेड इनटू द एग्रीगेटेड बैंक वाइज चालान। फिर GAR-5 में एंट्री करने के बाद में चालान बनाना है, और चालान बना करके उनको क्या करना है, एग्रीगेटेड बैंक जो है हमारा, जहाँ पर हमारा गवर्नमेंट अकाउंट है, उसमें वो चालान के थ्रू जमा कर देना है। द कैश बुक शुड बी क्लोज रेगुलरली एंड कम्प्लीटली चेक्ड। द हेड ऑफ the office should verify the totaling of the cash book or have this done by some responsible subordinate other than the writer of cash book and initial it as correct। कैश हेड ऑफ ऑफिस खुद उसको चेक करे कैश बुक को, या जिसने कैश बुक लिखी है उसके अलावा दूसरे बंदे से, दूसरे ऑफिसर से वो कैश बुक चेक कराए और उसमें इनिशियल करें। ठीक है, ये काम कौन, ये जिम्मेवारी किसकी है, हेड ऑफ ऑफिस की। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ हेड ऑफ द ऑफिस शुड वेरीफाई द कैश बैलेंस इन द कैश बुक एंड रिकॉर्ड ए साइंड एंड डेटेड सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट। इन रिगार्ड to an discrepancy notice therein, the instructions contained in section 5 of chapter 2 of the general financial rules 1963 should be followed। ठीक है, अभी GFR कौन सा आ गया, 2017। तो उस 2017 के चैप्टर में जो लिखा हुआ है कि अगर आपको इसमें क्या जो कैश बुक में कोई डिस्क्रिपेंसी आनी है, आपको नोटिस की है, तो उसके हिसाब से इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से एक्शन लेना है। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस इज नॉट पॉसिबल ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ए मंथ ऑन अकाउंट ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली सैलरी एंड अलाउंसेज, इट मे बी डन ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे फॉर द डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ बिफोर मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन ऑन दैट डे। देखो, पहले जब कैश सैलरी जो है कैश में बांटी जाती थी तो लास्ट वर्किंग डे पर रस होता था। तो क्या कैश बुक की सारी ट्रांजेक्शन है, कैश बुक अपडेट नहीं होती थी लास्ट वाले वर्किंग डे। तो ये उसके लिए है कि उसमें रूल क्या कहता है कि अगर ऐसी बात है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हैं, रस है, तो आप अगले दिन सुबह जो पुराने पिछले दिन की ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, और तभी नया जो काम है वो स्टार्ट करोगे। एंट्री मेड इन द कैश बुक रिगार्डिंग रेमिटेंस ऑफ रिसीप्ट टू द बैंक फॉर क्रेडिट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट शुड बी अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस आफ्टर वेरीफाइंग देम विद रेफरेंस टू द बैंक रिसीप्ट रिकॉर्डेड ऑन द पेन्स इन स्लिप और चालान। देखिए, हेड ऑफ ऑफिस जो पैसा वहाँ पे कैश बुक में आया है वो बैंक में जमा हो गया कि नहीं हो गया, ये पूरा वेरीफाई करेगा, और उसके लिए वो चालान में जो और पे एंड स्लिप है वो वेरीफाई चेक करेंगे कि हाँ ये चालान बैंक में जमा हो गए हैं। When the credit appears in the receipt scroll of from the bank, the actual date of realization of the check or draft should be indicated by check drawing DDO against the original entry इन द कैश बुक। अब जो चेक ड्राइंग डीडीओ है उनके पास जब पेमेंट रिसिप्ट स्क्रॉल आती है तो वो जो रिसिप्ट स्क्रॉल की डेट है, जो एक्चुअल डेट है जब बैंक खाते में वो पैसा जमा हुआ है, भारत सरकार खाते में जो जमा हुआ है, उससे उस चेक का जो है वो डेट लिखेंगे, इनकेसमेंट की डेट लिखी जाएगी कैश बुक में रेस्पेक्टिव एंट्री, सो एज टू कीप ट्रेस ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम। तो इससे क्या होगा ताकि ये पता चल जाए कि कितने चेक हमने भेजे थे और उनमें से कितने इनकेस हो गए और कितने बचे हुए हैं। एन इरेजर ऑफ और ओवर राइटिंग
of an entry once made in the cash book is strictly prohibited. If a mistake is discovered, it should be corrected by drawing the pen through the incorrect entry and inserting the correct one in red ink between the lines. The head of office should initial every such correction and invariably date his initial. अगर कोई गलती हो जाती है कैश बुक में तो उसको काटना नहीं है, तो उसको क्या करना है, उसकी जो करेक्ट एंट्री है वो करेक्ट एंट्री करनी है। ठीक है। A government officer who handle government money should not, except with the special sanction of the head of office, be allowed to handle also his official capacity money which does not belongs to the government. Where under any special sanctions a government officer deals with both government non-government money in his official capacity, the government money should be kept in a cash box separate from the non-government money, and the transaction relating to the latter should be accounted for a separate set of books and keep entirely out of the government account. देखिए, जो ऑफिसर गवर्नमेंट मनी डील कर रहा है वो नॉन गवर्नमेंट मनी डील नहीं करेगा। ये भारत सरकार के क्लियर ऑर्डर हैं कि उसके पास में गवर्नमेंट मनी के अलावा और पैसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा भारत सरकार के ऑर्डर हैं और वो दोनों ही डील कर रहा है तो उसमें से गवर्नमेंट मनी का हिसाब अलग रहेगा और नॉन गवर्नमेंट मनी का हिसाब अलग रहेगा। The employment of peon to fetch or carry money should be discouraged when it is absolutely necessary to employ one for this purpose. A man of some length of service and proved trustworthiness should only be selected, and in case where the amount to be handled in large, one or more guards should be accompany the messenger. देखिए होता क्या था, पहले जब कैश की ट्रांजैक्शन होती थी तो पियोन को भी वहाँ बैंक भेज दिया जाता, तो पियोन नहीं जाएगा। ये भारत सरकार की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। और अगर ऐसा सिचुएशन है कि पियोन को जाना पड़े तो उसमें क्या है कि जो सीनियर है, जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा हो गई है, जिसको कि विश्वास पात्र है, ऐसे ही जो है उनको भेजा जाना चाहिए। और अगर पैसा ज़्यादा है तो उनके साथ में गार्ड भी होने चाहिए। फॉर्म एंड कस्टडी ऑफ रिसिप्ट बुक। देखिए जो कैश बुक में पैसा आता है तो वो रिसिप्ट बुक के थ्रू आता है। पहले GR3 जो रिसिप्ट बुक है GR6 वो उसमें रिसिप्ट बुक जारी की जाती है और उसके रिसिप्ट बुक से ही पैसा कैश बुक में लिया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। रिसिप्ट बुक इन मशीन नंबर फॉर्म GR6 may be obtained from the Central Form Store, Calcutta. This standard form shall be used by all government officers receiving money on behalf of the government unless any special form of receipt is prescribed by the department regulations to suit the convenience of any particular department of office. देखिए भारत सरकार के द्वारा GR6 जो है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है रिसिप्ट बुक, तो यही सारे रिसिप्ट बुक के लिए यही सारे फॉर्म यूज करना है। इसके अलावा भी अगर कोई डिपार्टमेंट है अपनी सुविधा के हिसाब से रिसिप्ट बुक दूसरी यूज करता है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो इन रिसिप्ट बुक का काम क्या होता है कि जो इनसे जो पैसा जो मिल रहा है वो उसको कैश बुक में एंट्री की जाती है। द रिसिप्ट बुक मस्ट बी कीप्ड अंडर लॉक एंड की इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ द ऑफिसर्स ऑथराइज्ड टू साइन द रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जो उन रिसिप्ट बुक को साइन करेगा वो उसकी पर्सनल कस्टडी में ये सारी रिसिप्ट बुक होनी
चाहिए. Before a received book is brought into use, the number of forms contained therein shall be counted and the result recorded in a conspicuous place in the book over the signature of the government officer in charge of the book. Counter files of used received book shall be kept in his personal custody. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो रिसीप्ट बुकों की काउंटर फाइल्स हैं वो भी उनकी पर्सनल कस्टडी में रहेंगी और वो उसके रिसीप्ट बुक को यूज में लेने से पहले उनके सारे जो नंबरिंग है वो एक एक चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उस पर जो है 1 से 100 तक की अगर वो बुक है तो 1 से 100 तक के सारे पेज अवेलेबल हैं और उसके रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट भी उसके ऊपर लगाएंगे. No withdrawal of money may be made from the government account except by presentation of bills in support of relevant claim of the purpose. Claim for the purpose. देखिए भारत सरकार के खाते से कोई भी जो है मनी जो है बिना बिल की सपोर्ट के बिना बिल्स के सपोर्ट में जो क्लेम भेजे जाते हैं उनसे जो बिल बनता है उनकी सपोर्ट के बिना गवर्नमेंट के खाते से पैसा नहीं विड्रॉल किया जाएगा. ए बिल इज ए स्टेटमेंट. अब बिल क्या होता है वो देखिए. ए बिल इज ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ कॉन्टेनिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द क्लेम आइदर इन ग्रॉस और by its and includes such a statement presented in the form of a simple receipt. A bill becomes a voucher only when it is received and stamped paid. कोई भी बिल है वो वाउचर बन जाता है. कब बन जाता है? जबकि उस पर पेड का स्टैंप लग जाता है. जैसे ही पेमेंट हुआ पेड का स्टैंप लगा तो वो जो बिल है वो वाउचर कहलाएगा. बिल अलग चीज़ होती है. बिल कब तक होता है? जब तक कि उसका पेमेंट नहीं होता और जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो वो बिल जो है वो वाउचर बन जाता है. ऑफिस कॉपी ऑफ बिल्स एक्सेप्ट ऑफ रेगुलर मंथली पे एंड अलाउंसेज बिल्स वाइड नोट अंडर रूल 66 मे बी रिटेन्ड बाय ईच ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर बियरिंग ओनली हिज इनिशियल एंड नॉट फुल सिग्नेचर and some word office copy prominently written thereon. केवल सैलरी बिलों को छोड़ करके, क्योंकि सैलरी बिलों की जो सैलरी बिल होते हैं उनकी एंट्री पे बिल रजिस्टर में हो जाती है, इसलिए सैलरी बिल सिंगल कॉपी में बनते हैं और सैलरी बिलों को छोड़ के जितने भी बिल बनाए जाते हैं वो डुप्लीकेट कॉपी में बनते हैं. तो एक कॉपी जो है वो पेमेंट के लिए चली जाती है, एक कॉपी ऑफिस कॉपी रहती है. ठीक है. तो ये यहाँ पर present of claims save there here and after provide bills drawn and presented by a departmental officer to an accounts officer or to a check drawing radio shall themselves be duly receipted for payment. Separate receipts duly affixed with revenue stamp whenever necessary shall be obtained and furnished to the bill passing and paying authority at the time of receiving payments for him in respect of all other payments claimed through bill. देखिए जो रेवेन्यू स्टैम्प जब रिसिप्ट है पेमेंट हम जिनको दे रहे हैं उनसे रिसिप्ट ली जाती है तो उस पर रेवेन्यू स्टैम्प के साथ सिग्नेचर करा के उनसे जिनको भी पेमेंट दिया जा रहा है उनसे वो रिसिप्ट ली जानी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे आता है परमानेंट एडवांस. गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सच पेमेंट्स एज आर ऑथराइज्ड टू बी पेड आउट ऑफ परमानेंट एडवांस और इम्प्रेस्ड which they are permitted to hold under orders of the competent authority issued in terms of Rule 322 of the General
फाइनेंशियल रूल 2017 सब्जेक्ट टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ बिल्स। देखिए किसी को परमानेंट एडवांस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने स्वीकृत किया हुआ है, ठीक है, तो वो ऑफिसर जो है इस बात के लिए ऑथराइज है कि जो परमानेंट एडवांस उसको दिया हुआ है उसमें से वो पैसे खर्च करे और जो उसका बिल वो सबमिट करेगा उससे उनका जो परमानेंट एडवांस का जो है वो रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एरियर claims against the government which are not perfect within 2 years of their becoming dues would attract the provision of rules 295 to 297 of General Financial Rule. After relevant requirement thereof are satisfied, they may be presented to the accounts officer for pre-check payment, provided further that this rule shall not apply to claim on account of arrears of pensions, the payment of which is regulated by Rule 369 of the Treasury Rules of General of Central Government। देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई भी पेमेंट है वो 2 साल से पुराना है, 2 साल के अंदर अंदर ड्यूज होने के 2 ईयर्स के अंदर अंदर उसको क्लेम नहीं किया गया है तो उसका पेमेंट प्रॉपर जो है उसकी रीज़न जो है पता किया जाएगा कि किस कारण से ये जो पेमेंट है ये नहीं हुआ है और ये रीज़न जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पता करेंगी और जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक उनका एरियर जो क्लेम है वो नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो रूल है जो हम कह रहे हैं ये किस पर लागू नहीं होगा, पेंशनरी बेनिफिट्स और पेंशनों पे। उसके लिए कौन सा रूल लागू होगा, 369 लागू होगा, वो भी सेंट्रल ट्रेजरी रूल का, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद और भी इस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स जो रूल है वो रूल 33 जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ बिल के बारे में है, रूल 34 जो है फॉर्म ऑफ बिल के बारे में है, रूल 35 जो है सिग्नेचर एंड काउंटर सिग्नेचर ऑफ बिल्स के बारे में है, रूल 36 जो है डुप्लीकेट्स एंड कॉपी ऑफ बिल्स इसके बारे में है, रूल 37 जो है वो है रिसिप्ट्स स्टैम्प्स फॉर रिसिप्ट्स, रूल 38 जो है वो सोर्स फ्रॉम विच चेक बुक्स आर टू बी कंटेंट और रूल 39 जो है वो इंटीमेटिंग ब्रांच बैंक रिगार्डिंग चेक बुक्स टू बी यूज्ड। तो इनके बारे में है। अब आप देखिए इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स रूल जो हमारे ऑफिस में काम आते हैं उनमें डीडीओ की, हेड ऑफ ऑफिस की क्या जिम्मेवारी होती है, कैशियर की क्या जिम्मेवारी होती है। तो इस तरीके से ये मैंने आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाया है, कोशिश की है आप लोगों को हिंदी भाषा में सब कुछ अच्छे से समझा सकूं। आप मेरे वीडियो देखते जाइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस तरीके से आपको सरल और आसान भाषा में ये मैं सारी चीज़ें समझाता चलूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। रूल 14 क्या कहता है कि चेक बुक्स जो हैं वो बड़ी वो ऐसे सेंसिटिव चीज़ें हैं कि उनको अच्छे से संभाल के रखना है, तो उसका जैसे लॉक एंड की में रखना है। तो ये रूल कौन सा कह रहा है, रूल 40 कह रहा है कि आपको ये रखनी ही रखनी है, ठीक है। चेक बुक सेल ऑन रिसिप्ट बी केयरफुली एग्जामिन्ड बाय द ड्राइंग ऑफिसर हु शुड काउंट द नंबर ऑफ फॉर्म्स कंटेंट इन ईच एंड रिकॉर्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ द काउंट ऑन द फ्लाई लीफ। देखिए फ्लाई लीफ जो है उस पर ही आपको ये सारी चीज़ें नोट कर देनी है कि भाई उसमें जो चेक बुक है उसमें पूरे चेक हैं। आप एक एक जब चेक बुक रिसीव करेंगे तो चेक आप काउंट करेंगे। ईच चेक बुक मस्ट बी कीप्ड अंडर द लॉक एंड की द पर्सनल कस्टडी ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर एंड चेक ड्राइंग हु व्हेन रिलीव्ड शैल टेक ए रिसिप्ट फॉर द एक्जैक्ट नंबर ऑफ चेक मेड ओवर टू द रिलीविंग ऑफिसर। और इनकी प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग होगी और प्रॉपर इसका रिलीविंग जो ऑफिसर है उससे रिसिप्ट ली जाएगी।
In case where withdrawal of funds by check is no longer necessary, all check forms of checkbooks which remaining partially or only unused shall be surrendered to the accounts officer, who will put to the proper use of the books which are wholly unused after either taking them on stock under intimation to the principal accounts officer and destroy by incineration the partly used one under personal supervision, after keeping note of the fact in the relevant records under proper अटेस्टेशन। देखिए जो चेकबुक यूज में नहीं आती है चेक ड्राइंग डीडीओ के पास में, वो क्या करेंगे, उनको कहाँ भेज देंगे, पे एंड अकाउंट ऑफिसर के पास भेज देंगे। पे एंड अकाउंट ऑफिसर अनयूज चेकबुक्स को वो कहाँ भेज देंगे, वो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस भेज देंगे और प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस उनका प्रॉपर जो है डिस्पोजल करेगा। रूल 41, इंटीमेटिंग ब्रांच बैंक अबाउट लॉस ऑफ चेकबुक बैंक चेक्स फॉर्म, इंस्ट्रक्शन फॉर इंडिकेटिंग अमाउंट्स ऑफ चेक्स। रूल 42, टाइप ऑफ चेक फॉर्म्स। कैटेगरी ए का जो चेक होता है वो कि इशू किया जाता है किसके लिए, इट इज़ इशूड फॉर पेमेंट ऑफ पर्सनल क्लेम, टू प्रिपेयर ए डीडी फ्रॉम बैंक, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स एक्सेट्रा। कैटेगरी ए का जो है चेक है वो पर्सनल क्लेम्स के लिए, जो इंडिविजुअल को जो इशू किया जाता है, किसी पार्टी को जो इशू किया जाता है, वो होता है कैटेगरी ए। जो चेक जो होते हैं ना भारत सरकार के, उसमें कैटेगरी ए का जो चेक होता है वो पार्टी या इंडिविजुअल को पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। कैटेगरी बी का जो चेक है वो एक डीडीओ दूसरे डीडीओ को चेक अगर देना है तो एक डीडीओ दूसरे डीडीओ को चेक काट के देगा सेम डिपार्टमेंट में। ठीक है, एक डीडीओ दूसरे डीडीओ को सेम डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स का है तो इनकम टैक्स का एक डीडीओ दूसरे डीडीओ को देगा। लेकिन अगर एक पीओ से दूसरे पीओ में जाना है, कैटेगरी सी का, इट इज़ इशूड बाय पीओ डीडीओ टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो दूसरे डिपार्टमेंट का है, दूसरे डिपार्टमेंट को देना है। जैसे कि अगर बीएसएफ कोई चेक इशू करती है इनकम टैक्स को, तो क्या होगा, उस सिचुएशन में जो चेक इशू किया जाएगा वो कैटेगरी सी यूज किया जाएगा। पीरियड जो है वैलिडिटी ऑफ एक चेक कितना होता है, चेक शैल बी पेएबल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू से 3 महीने। जैसे 10 ए चेक बियरिंग द 20th जनवरी इज पेएबल एनी टाइम अप टू 19th अप्रैल। इसके बाद रूल 46, प्रोसीजर फॉर रिवैलिडेशन ऑफ ए टाइम बार्ड चेक। 47, प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ चेक। रूल 48, लॉस्ट ऑफ चेक। रूल 49, डेट ऑफ पेमेंट। रूल 50, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलओसी अगेंस्ट असाइनमेंट अकाउंट एक्सेट्रा। रूल 51, स्पेसमैन सिग्नेचर एंड अदर सेफगार्ड। रूल 52, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर विद द स्पेसमैन। यहाँ पर के आकर के रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो ये मेरी क्लास है ख़त्म होती है और मैं आपसे निवेदन करूँगा रिसिप्ट एंड पेमेंट 1983 सीजीए की वेबसाइट पे www.cga.nic.in में पब्लिकेशन में जा कर के वहाँ से डाउनलोड करें और उसको पढ़ें और मेरा वीडियो भी देखें और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।